हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब अच्छे से होंगे। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। और आज पुनः आपकी क्लास शुरू हो रही है, जिसमें आप सभी का स्वागत। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारा व्याकरण बिंदु नंबर 2, जिसका तीसरा बिंदु है लिपि। आपने जाना पहले भाषा, व्याकरण और लिपि। अब तीसरा बिंदु लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका क्या हमारे भाषा में उपयोग हो सकता है, ये सारी बातें हम इस टॉपिक के माध्यम में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास 2020। प्यारे बच्चों, आपने जाना कि लिपि पहली चीज होती है कि लिपि किसे कहते हैं, लिपि का क्या शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये सब हमें जानना जरूरी होता है। लिपि क्या होती है इसके बारे में हम बता देते हैं आपको कि जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी, क्या सुना आपने? जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित किया गया। क्या किया गया? मौखिक ध्वनियों को अंकित किया गया। और अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। मौखिक ध्वनियों को अंकित करके और चिन्हों को अंकित किया गया। और ये चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। चिन्ह जैसे किसी भी अक्षर को लिखते हैं, कोई उसकी आकृति होती है। जैसे मुख से हम कोई ध्वनि निकालते हैं, अब ध्वनि को हम लिखते हैं और लिखते हैं तो उसका कोई बिंदु बनता है और बिंदु से वो चिन्ह बनते हैं। यही तो लिपि की पहचान होती है। आपने क्या जाना कि जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्ह बनाए गए और वो चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। अब बात आती है इसकी रूपरेखा। अब लिपि किस प्रकार से हम इसको ट्रिक समझते हैं, तो पहले इसकी परिभाषा समझिए आपने कि आपने पढ़ा जब भाषा को क्या जाना आपने? जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी। क्या लिखा आपने? पड़ी। अब आवश्यकता तो पड़ी तो मौखिक क्या जाना आपने? मौखिक ध्वनियों को अंकित, क्या बोला आपने? कि अंकित करने के लिए, अंकित करने के लिए क्या बनाएंगे? चिन्ह बनाए। अंकित करने के लिए चिन्ह बनाए। वे चिन्ह क्या कहलाते हैं? वे चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। आपने क्या जाना? जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्ह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चिन्ह बनाएंगे। और चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। जैसे इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती है, आप देखिए ट्रिक कैसे बनेंगे। आपने पहले जाना कि भाषा, हमने पहले जो लिखा है भाषा, इसके जो निशान है, मैरों के जो निशान है मैं उल्टा लगा रहा हूं क्योंकि भाषा से निकली है। तो हम जानते हैं पहले लिखित, क्या लिखा? लिखित रूप। दूसरा आप साथ साथ समझते जाना, लिखित, मौखिक, मौखिक ध्वनि और चिन्ह। चिन्ह यहां से स्टार्टिंग होती है तो चिन्ह मौखिक होते हैं और मौखिक लिखित रूप में बदलते हैं और मौखिक
लिखित रूप किसमें बदल जाते हैं? भाषा के रूप में। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। अब बात आती है कि भाषा की जो आपने जानी कि परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी। अब जैसे अन्य रूप में हम ये कह सकते हैं, इस रूप में कह सकते हैं, अन्य रूप में कहें तो प्रत्येक लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। क्या पढ़ा आप लोगों ने? अन्य रूप में, अन्य रूप में क्या लिखा? प्रत्येक लिखित ध्वनि संकेत या संकेत एक भी हो सकता है, समूह भी हो सकते हैं। संकेतों को लिपि कहते हैं। संकेतों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इस बात को आप इंपॉर्टेंट मानिए। संकेत जो कहलाते हैं वो लिपि कही जाती है। अब आपने जाना होगा कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। कोई ना कोई तो उसके कोई मानक दंड जो है, चिन्ह जो है वो निर्धारित किए गए हैं और उन चिन्हों को अलग अलग भाषा के रूप में पढ़ा जाता है और समझा जाता है और अपनी बात समझी और कही जाती है। अब जैसे हिंदी देवनागरी लिपि, अंग्रेजी रोमन और उर्दू फारसी पंजाबी गुरुमुखी आदि जो ये भाषाएं हैं एक दूसरे के रूप होते हैं। जैसे हमने पढ़ा अभी इनके जो जैसे उदाहरण के रूप में हमने अभी पढ़ा, उदाहरण जैसे हिंदी कौन सी भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी। दूसरी बात आई आपने अंग्रेजी रोमन। बाद में आती है पंजाबी किसमें लिखी जाती है? गुरुमुखी। ये सारी जो भाषाएं हैं इनके उपरूप है। तो हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। ऐसे अनेक भाषाएं होती हैं। अब आपसे बात करते हैं, समझना चाहिए विशेष बिंदु पे बहुत बात करते हैं कि पूछते हैं सर ये हिंदी बात हम पढ़ रहे हैं और हिंदी की बात आने से पहला ही बिंदु निकलता है कि सर ये देवनागरी लिपि क्या होती है, इसका क्या उपयोग है, ये हमारे पाठ्य पुस्तक में क्यों और कैसे, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो आप जाने कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हिंदी किसमें है? देवनागरी लिपि में है। तो देवनागरी लिपि, जैसे देवनागरी लिपि की अनेक भाषाएं उपभाषाएं होती हैं। जैसे आपने पढ़ा हिंदी, मराठी, पंजाबी। आपने यहाँ पर देखो पंजाबी गुरुमुखी में है, लेकिन यहाँ पर दूसरी भाषा लेते हैं पंजाबी के स्थान पर नेपाली, कोंकणी और जैसे गुजराती है और संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। जैसे यानी कि संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत आदि ये जो भाषाएं होती हैं ये हिंदी देवनागरी संबंधित होती हैं और इनमें हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, अपभ्रंश और प्राकृत भाषाएं देवनागरी लिपि से संबंधित होती हैं, तो जिनको आप ऐसे आप समझें। अब बात आती है देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। तो विद्यार्थियों हम इन विशेषताओं को ऊपर पढ़ते हैं, आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। एक बार मैं पुनः आपको समझा देता हूं। आपने पढ़ा लिपि, तो जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी, किसको? भाषा को, तो पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को संकेत करने के लिए चिन्ह बनाए गए और वे चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। आप जैसे किसी व्यक्ति को
या इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को किसकी आवश्यकता पड़ी? मकान बनाने की। तो मकान के लिए भूखंड की आवश्यकता होती है और भूखंड की आवश्यकता पूर्ति होती है तो बाद में हमारे पास उसके मकान बनाने के लिए जो संसाधन होते हैं, आवश्यक सामग्री होती है, वो हमें चाहिए। तो वो कौन सी होती है? ईंट, कंकड़, पत्थर और कुशल कारीगर। तो तभी तो भवन निर्माण संभव हो पाएगा। उसी प्रकार ये जो लिखित रूप, ध्वनि संकेत, मौखिक ध्वनियां, ये जो चिन्ह बनेंगे, इसी से भाषा का निर्माण होता है, एक समूह बन जाता है, बहुत बड़ी भाषा बन जाती है। अब आप चिन्ह पहचानिए, अब इसकी ट्रिक क्या होती है? देखिए, चिन्ह से ध्वनि संकेत जो मुख से निकलते हैं, अब आते हैं उसको मुख से निकलने वाले ध्वनि संकेतों को हम किसमें बोलते हैं? इसमें लिखते हैं लिखित रूप से, हाथ के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। तो उसको किसमें बदलती है? ये भाषा बन जाती है, लैंग्वेज बन जाती है। वो लैंग्वेज ही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। इससे आप समझ सकते हैं। अब इसके अन्य रूप भी होते हैं, जैसे प्रत्येक की लिपि या प्रत्येक के लिखित ध्वनि संकेत या संकेतों को क्या कहा जाता है? लिपि। शॉर्ट एंड ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट में वी नो दैट। तो क्या होता है कि प्रत्येक के लिखित ध्वनि संकेत या संकेतों को वो लिपि कहा जाता है, अन्य परिभाषा जान सकते हैं। इसकी जो ये तो ट्रिक होगी, और इस ट्रिक से अन्य परिभाषा भी हम जान सकते हैं। अब आता है उदाहरण के थ्रू, आपसे उदाहरण पूछे जाते हैं कि आपने लिखित और ध्वनि संकेतों को या संकेत समूहों को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। तो इसमें हिंदी किसमें है? देवनागरी लिपि में। और अंग्रेजी किसमें है? रोमन में लिखी जाती है। पंजाबी किसमें लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है। अब आती है कि इनकी विशेषताएं जैसे हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, अपभ्रंश और प्राकृत भाषाएं इनके अन्य विशेष जो भाषाओं के उपरूप हैं जो हम पढ़ रहे हैं। अब आती है बात मुख्य, आप नोट करते हैं साथ साथ, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, और मैं जानता हूं कि आप साथ साथ इसको याद भी कर रहे होंगे। और अब आती है कि आपने पढ़ा देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ा। हिंदी हमारी जो राष्ट्रभाषा है, इसको किस रूप में लिखा जाता है? आप जानते हैं कि सभी जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से निकली हुई मानी जाती है, संस्कृत से निकली हुई होती हैं। लेकिन अब आती है हमारी पहली की देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अब विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, ये हमें जानना जरूरी होता है। अब विशेषताओं में आपसे पहला जाना जाता है कि लिपि की बात आती है, मुख्य रूप से जानना जरूरी है कि लिपि की विशेषता तो हर की होती है भाषा की, लेकिन इसमें है कि ये बाईं से, देखिए मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख रहे हैं, ये कहां से लिखी जाती है? बाईं से दाईं ओर, दाईं ओर लिखी जाती। पहला बिंदु आप जानते होंगे कि बाईं से, ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है, तो यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ये आप जानते हैं। अब दूसरा कि संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजनों में विभक्त होती है। क्या लिखा मैंने कि दूसरा जो दूसरी हमारी विशेषता है कि संपूर्ण क्या लिखा आपने कि संपूर्ण लिपि समूह है स्वर व्यंजनों में विभक्त होता है। किसमें? समूह, किसे? स्वर और व्यंजनों का समूह जो विभक्त होता है। अब है तीसरा एक वर्ग। एक वर्ग के सभी वर्ण या वर्णों का उच्चारण स्थान, क्या जाना आपने? उच्चारण स्थान
एक ही वर्ग होता है। एक ही होता है अलग बात होती है, लेकिन एक ही वर्ग होता है। वर्ग का मतलब होता है, जैसे आप जानते हैं कै, कै कहां से है? कंठ है, तो कै, ख, ग, घ, च से बोलिए, च, ट से बोलिए, तो ये वर्ग हो गए, समझ रहे ना। तीसरी हो गई। चौथा है हमारा कि एक वर्ग के हो गए। अब चौथा हम बात करें संपूर्ण विधि समूह है। अब तीसरा के बाद में चौथी विधि आती है हमारी कि हम जानते हैं कि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? उच्चारण, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। अब पांचवी बिंदु आता है। पांचवा हमारा बिंदु है कि इसकी ध्वनियों में क्या लिखा? इसकी ध्वनियों में संसार, प्यारे बच्चों क्या लिखा? कि इसकी ध्वनियों में संसार की किसी भी भाषा, क्या बोला हमने? संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है। किसी भी भाषा का उच्चारण या किसी भी भाषा में इसका ट्रांसलेट या उच्चारण किया, किसी भी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है। छठा बिंदु आता है हमारा, एक एक बिंदु हम पढ़ते जाएंगे। छठा बिंदु आता है मुख्य है, इंपॉर्टेंट। इसमें सिरो रेखा का प्रयोग होता है। विद्यार्थियों, जब भी किसी शब्द का निर्माण करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं, तो उसके ऊपर अगर हम ये जो लाइन लगाते हैं इसको शिरोरेखा बोलते हैं। और अगर ये शिरोरेखा नहीं लगाई जाती है तो वाक्य अधूरा माना जाता है। इसे देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता में जोड़ा गया है। अब हमारा सातवां बिंदु आता है। सातवां बिंदु शिरोरेखा के बाद में हमारा आता है कि अनुनासिक और अनुस्वार। क्या लिखा? अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह है। ध्वनियों के अनुस्वार, ध्वनियों के लिए अलग चिन्ह हैं। आपने जाना या समझा कि सर ये क्या होता है, अलग चिन्ह क्या होते हैं? अनुनासिक, नासिकीय अनुस्वार जो ऊपर बिंदु लगता है, नाक से नासिकीय दम बोलते हैं, जैसे आता है न से बोलते हैं। और ये जो ऊपर लगता है जैसे चंद्र बिंदु है, मैं हलंदिया अनुस्वार है, ये नासिक और अनुस्वार में विभक्त होते हैं। इनके चिन्ह अलग निर्धारित किए गए हैं। आपने पढ़े 7 बिंदु। और 8वां बिंदु आता है, इसमें स्वरों के लिए क्या पढ़ा आपने? इसमें स्वरों के लिए अलग से, क्या बोला मैंने? इसमें स्वरों के लिए मात्राओं की अलग से, क्या जाना आपने? जैसे कोई भी शब्द लिखते हैं उसका एक विधान होता है, उसी प्रकार मात्राओं की निश्चित
मात्राओं की अलग से निश्चित व्यवस्था होती है। क्या जाना अपना? मात्राओं की अलग से व्यवस्था निश्चित होती है। मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों और स्वरों, क्या लिखा हमने कि व्यंजनों और स्वरों के संयोग के समय होता है। संयोग के समय होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लिखते हैं कमल, विमल, कोमल। तो हम यहाँ पर जैसे कोमल लिखा, कै व्यंजन आ गया, वो अब यहाँ पर मात्रा लगेगी, यहाँ पर मैं और जय ले, तो हमने क्या लिखा? शब्द क्या बना हमारा? कोमल। तो ये व्यंजन और स्वरों के मेल से मात्राओं का निर्माण होता है। ये देवनागरी लिपि में होता है। ये सब आप जानते होंगे। मैं ऊपर लिख देता हूं। क्या जाना आपने कि मात्राओं में स्वर और व्यंजनों की अलग से पृथक से व्यवस्था होती है। अब 8 लिखने के बाद में हम 9वां लिखते हैं। आप इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें, समझते रहें, ताकि हर चीज आपके समझ में आ जाए। अब बात आती है 9वें बिंदु की, और 9वें बिंदु में आपने जाना कि अक्षरों के, अब देखिए 9वां बिंदु हमारा होता है, क्या होता है? 9वां। देखो सुंदरता तो हमेशा अलग ही पहचान बनाती है। तो इसमें क्या है? अक्षरों में सुडोलपन व गोलाइया होती हैं। अक्षर जितने सुंदर होंगे वो एक अट्रैक्टिव बिंदु का केंद्र होगी, और हमें नहीं, हर आदमी को पसंद आएंगे कि अक्षर अच्छे लिखे हैं। अब बात आती है 10वें बिंदु की। 10वां बिंदु हमारा है कि वर्णों की स्पष्टता होती है। क्या जाना बच्चों? कि वर्णों की स्पष्टता होती है।